मेरा नाम एनी है। ये उस वक्त की बात है जब मैंने मैट्रिक के बाद एफएससी में दाखिला लिया। हमारे मोहल्ले में एक एकेडमी थी जो एफएससी की क्लासें चलाते थे और दाखिला गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से जाता था। स्टूडेंट का नाम भी कॉलेज में दाखिल होता था। दूसरे लफ्जों में एकेडमी के स्टूडेंट्स कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट थे, लेकिन पढ़ते एकेडमी थे। हम क्लास में 16 गर्ल्स थी, लड़कों का पोर्शन अलग था। हमारे टीचर सब नए लड़के थे, इनमें कुछ बीएससी कर चुके थे और कुछ कर रहे थे। एकेडमी का माहौल बज़ाहिर बहुत सख्त और डिसिप्लिन था। क्लास में सब टीचर का रवैया बहुत सख्त था। एकेडमी का मालिक खुद नहीं पढ़ाता था, लेकिन उसकी नजर हर क्लास पर होती थी। एकेडमी में रूटीन ये थी कि हर वीकेंड पर किसी न किसी सब्जेक्ट का पेपर होता था। इन सब्जेक्ट में केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और उर्दू थे। इस टेस्ट में जो तालबा सबसे ज्यादा नंबर लेती थी उसका नाम स्कूल के नोटिस बोर्ड पर स्टूडेंट ऑफ द वीक के टाइटल के साथ लिखा जाता था। एकेडमी के मालिक साहब खुद क्लास में आकर पेपर के नंबर बताते और सबसे ज्यादा नंबर वाले स्टूडेंट को शाबाश और वीक तलबा को पढ़ाई की तरकीब देते थे। मेरी मैट्रिक में बहुत अच्छे नंबर थे। एकेडमी में भी मैं शुरू में सब सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले आई और मुसलसल 10 हफ्ते में लगातार स्टूडेंट ऑफ द वीक रही। तमाम टीचर क्लास में मेरी तारीफ करते थे। फिर एक दिन मेरे नंबर कम आए तो एक पेपर पर तो सर ने मुझे कुछ न कहा, लेकिन अगले हफ्ते सर ने मुझे क्लास में खड़ा करके पूछा कि बेटा एनी, क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी तवज्जो पढ़ाई से क्यों हट गई है। मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे पता था कि मैं मेहनत पहले से भी ज्यादा कर रही हूँ, पेपर भी अच्छे हो रहे हैं, हमें पेपर वापस मिल जाते थे। उस हफ्ते हमारे इंग्लिश का पेपर था और मेरे नंबर 25 थे, जबकि आयशा के 30 और जवेरिया के 28 थे। मैंने उनसे पेपर मांगे और मैंने उनके और अपने पेपर को चेक किया तो मैंने महसूस किया कि इनको मार्किंग में रिलैक्स दी गई है, जबकि मेरे 3 नंबर स्पेलिंग की गलती पर काटे गए थे। मुझे 90% यकीन हो गया कि इंग्लिश के टीचर सर हसन ने मेरे साथ ज्यादती की है। मैंने तीनों पेपर लेकर हसन के पास गई और इन लेटर और उनके स्पेलिंग की गलतियां दिखाई, लेकिन सर हसन ने उल्टा मुझे डांटना शुरू कर दिया कि आप उनके पेपर किस लिए लेकर आई हो, और उनको मना कर दिया कि आइंदा कोई दूसरे का रेफरेंस नहीं देगा, सिर्फ अपने हवाले से बात करेगा। आखिरी पीरियड में मुझे सर रऊफ साहब ने अपने ऑफिस में बुलाया। वहाँ सर हसन भी बैठे थे। सर रऊफ साहब ने मुझे कहा कि सना बेटा, क्या मसला है। सर हसन कह रहे हैं कि आप उन पर इल्जाम लगा रही हो कि सर आयशा और जवेरिया की मार्किंग नरम करते हैं और आपकी सख्त। मैंने कहा कि सर मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो सर हसन ने कहा तो फिर उनके पेपर्स और अपने पेपर्स के नंबर मुझे किस लिए दिखाए। मैं शर्मिंदा हो गई। सर हसन ने कहा कि सर ये बहुत अच्छी और ज़हीन स्टूडेंट है, लेकिन इसका जहन कहीं और है। और फिर सर रऊफ ने काफी जोर दिया। सर रऊफ ने सर हसन को कहा कि नहीं, सना अच्छी बच्ची है, मेरे ख्याल में लव शफ का कोई चक्कर नहीं, और मुझे मेहनत की तलकीन की और टीचर की गैर जानिबदारी पर लेक्चर देकर वापस भेज दिया। अब सर जब भी क्लास में आते तो मुझसे सवाल करते। बहुत सारे सवाल ऐसे होते जो मुझको नहीं आते और वही सवाल आयशा को आता होता था। मेरा टेंशन से बुरा हाल था। गैर महसूस अंदाज में हमारी क्लास 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। कुछ लड़कियां उनके साथ थीं और कुछ मेरे साथ। मैं अब उनसे बहुत ज्यादा जेलस हो गई थी। हमारी क्लास में 2 लड़कियों ने कंप्यूटर भी रखा हुआ था। उनका पीरियड अलग होता था और उनको सर अरशद पढ़ाते थे। सर अरशद एकेडमी का क्लर्क भी था। वो दोनों लड़कियां मेरे ग्रुप की थी। एक दिन उनमें से एक लड़की ने मुझे कहा ये वीकली पेपर फोटो कॉपी करवाते हैं और मुझे शक है कि सर अरशद पेपर आयशा को लीक कर देता है। उसने बताया कि सर अरशद ने एक कागज आयशा को दिया है और मेरे ख्याल में वो पेपर था। सर अरशद तो आयशा को कुछ पढ़ाता भी नहीं था। ब्रेक में मैं और उस लड़की ने आयशा के बैग की तलाशी ली तो ऊपर की जेब में अगले दिन वाला उर्दू का पेपर पड़ा था। क्लास में हम 3 स्टूडेंट थी। हमने सलाह मशवरा किया कि हमें फिलहाल चुप हो जाना चाहिए। अगले दिन मैंने बहुत सोचो बाजार के बाद सर अरशद से बात करने का फैसला किया। अगले दिन एक खाली पीरियड में मैं काम वाली खाला के जरिए सर अरशद को बाहर बुलाया और सीधा उसको कहा कि सर आप आइंदा पेपर मुझे भी लीक करेंगे या आयशा को भी नहीं। पहले तो सर अरशद ने मुझे दबाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे कहा कि 3 लड़कियां गवाह हैं और वो हर जगह गवाही के लिए तैयार हैं। सर अरशद ने जब ये देखा मैं बहुत सीरियस हूँ तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम छुट्टी के बाद रुक सकती हो। मैंने कहा कि ये तो मुमकिन नहीं, क्योंकि भाई मुझे लेने आया हुआ होगा।
अगर मैं बाकी लड़कियों से लेट हो गई तो वो गेट पर आ जाएगा। सर ने मुझे कहा कि बरामदे में ज्यादा देर खड़ा होना ठीक नहीं। अगर तुम असल बात जानना चाहती हो तो तुमको मुझे अकेले में वक्त देना होगा। मैंने सर को कहा कि मैं कल पैदल आऊं और भाई को बता कर आऊंगी कि पैदल वापस आ जाऊंगी। खैर अगले दिन मैं वो छुट्टी के वक्त गेट के साथ बनी इंतजार के कमरे में आकर खड़ी हो गई। मैंने जाहिर ऐसे किया जैसे मैं भाई के इंतजार में रुकी हुई हूँ। छुट्टी की थोड़ी देर बाद सर अरशद अपने ऑफिस से बाहर आए और चौकीदार से पूछा कि सब बच्चियां चली गई हैं। तो चौकीदार ने कहा कि नहीं सर, एक बच्ची बैठी है इंतजार के कमरे में। सर अरशद मेरे पास आ गए और मुझे कहा कि एनी तुम कितनी देर रुक सकती हो। मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। सर अरशद चौकीदार के पास गए और उसे कहा कि तुम रूम्स के पंखे लाइट्स चेक करके दरवाजा बंद कर दो। चौकीदार अंदर चला गया तो सर अरशद ने मुझे कहा कि मैं आयशा और जवेरिया को पेपर लीक करता हूँ और उसका मुझे सर राव ने बोला है। मैं बहुत हैरान हुई। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो सर अरशद ने कहा कि अब जो बात आपको बताने लगा हूँ उसका किसी को बताना नहीं। मैंने ना बताने का वादा किया। तो सर ने कहा कि आयशा और राव साहब की वो वाली दोस्ती है। हैरान हुई क्योंकि मैंने तो न कभी ऐसा सोचा था न महसूस किया था। मुझे लगा कि सर अरशद झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा सर ऐसा नहीं हो सकता। सर ने कहा कि मैं तुमको दिखा दूंगा। अगर अगले दिन उर्दू के पेपर के जब नंबर बताए गए तो मेरे 24 नंबर थे, जबकि आयशा के 29 और जवेरिया के 28। मुझसे और भी 2 लड़कियों के नंबर ज्यादा थे। मुझे बहुत तकलीफ हुई, जबकि मुझे काफी हद तक सवालों का भी पता था और तैयारी भी ठीक थी। बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त थी। मुझे यकीन सा होने लगा कि सर अरशद ने सच कहा है। आयशा और जवेरिया का एतमाद और खुशी मुझे जहर लग रही थी। मैंने दिल में तहैया कर लिया कि सर अरशद से कहकर आयशा को पेपर लीक नहीं होने दूंगी और खुद पेपर हासिल करूंगी। अगला पेपर फिर इंग्लिश का था। अगले दिन मैं सर राशिद मुझे ब्रेक टाइम में मिल गए। मैंने कहा कि सर आपसे बात करनी है। तो सर ने कहा कि बोलो। मैंने कहा कि थोड़ी लंबी बात है। तो सर ने कहा यहाँ तो प्राइवेट और लंबी बात ठीक नहीं, मसला बन सकता है। उन्होंने पूछा फिर कैसे हो सकती है? तो सर ने कहा कि आप मेरे घर आ जाओ शाम के वक्त। मैंने कहा कि सर मैं अकेले कैसे आ सकती हूँ? तो सर ने कहा कि भाई के साथ आ जाओ, मैं वहाँ बात करने का मौका निकाल लूंगा। मैंने कहा कि सर मैं कोशिश करूंगी। मैं छुट्टी के बाद घर पहुंची और मैंने अम्मी से कहा कि सर राशिद की सिस्टर मेरी क्लास फेलो है और 2 दिन से बीमार है। मैं भाई के साथ उनके घर जाना चाहती हूँ। अम्मी ने मुझे इजाजत दे दी। मुझे भी सही अंदाजा नहीं था कि मैं झूठ बोलकर सर राशिद के पास क्यों जा रही हूँ। मैं भाई के साथ सर के घर पहुँच गई जो थोड़ा दूर था। बेल के जवाब में दरवाजा सर ने खुद खोला और मुझे अंदर आने को कहा और भाई को बोला कि मैं बैठक का दरवाजा खोलता हूँ। भाई को बाहर खड़ा करके सर ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं सर के इंतजार में खड़ी थी। सर मुझे अंदर घर में मुकम्मल खामोशी थी। सर ने मुझे एक रूम में बिठा दिया जिसमें सोफा और कुर्सियां पड़ी थी। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। सनी मुझे बिठाकर बोला कि मैं आपके भाई को बिठाकर आता हूँ। मुझे तो ये अंदाजा हो गया था कि सर के अलावा घर में कोई नहीं। मैं डर भी रही थी लेकिन कोई सोच भी काम नहीं कर रही थी। एक एहसास था कि कुछ गलत हो रहा है। 2-3 मिनट बाद सर वापस आ गए और मुझे कहा कि सब घर वाले एक शादी में गांव गए हुए हैं और मैं अकेला हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके भाई को इस बात का पता न चले। सर ने मुझे कहा कि तुम चाय बनाओ और मैं कुछ वक्त आपके भाई के पास बैठता हूँ। सर ने मुझे किचन में छोड़ा, दूध, चीनी और पत्ती का बताया और पानी लेकर बैठक में चला गया। 5 मिनट में चाय तैयार हो गई तो सर चाय और बिस्कुट लेकर बैठक में चले गए। तकरीबन 10 मिनट बाद सर अंदर आए। इस दौरान मैं सोचों में परेशान बैठी रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं वहाँ से जाना भी चाहती थी लेकिन कुछ अजीब सा डर था जिसकी वजह से कंफ्यूज बैठी थी। सर के आने से मैं ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। सर ने कहा कि हाँ सना, अब बोलो क्या मसला है? उन्हें थोड़ी झिझक के बाद कहा, सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप पेपर मुझे भी दे दिया करें? सर ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं मुलाजिम हूँ और राव साहब की मर्जी के बगैर ये काम मैं नहीं कर सकता। मैं सर का इनकार सुनकर बहुत शर्मिंदा सी हो गई। सर ने कहा कि कुछ और? मैंने कहा बस यही कहना था। तो सर ने मुझे ये समझाया कि सुनो, तुम अपनी मेहनत जारी रखो। ये एकेडमी के पेपरों की कोई अहमियत नहीं। सालाना इम्तिहान को नजर में रखो। मेरा डर और झिझक काफी हद तक दूर हो गई थी और सर अब काफी हद तक फ्री बात कर रहे थे। मैंने सर को कहा कि भाई बोर हो रहा होगा। तो सर ने कहा कि मैंने उसको घर बेच दिया है, अब वो 9 बजे आएगा आपको लेने।
जैसे मुझे पता चला कि मैं और अकेले हैं तो मेरे महसूसात एकदम तब्दील हो गए। जी सर राशिद, जो पहले एक टीचर लग रहे थे वो मुझे एक मर्द लगने लगे और मुझे एहसास हो गया कि मैं जवान लड़की हूँ। सब ने मेरे चेहरे के बदलते रंग नोट कर लिए और मुझे कहा कि सना घबराओ नहीं, मैं आपको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम सोच रही होगी। मैं मजीद डिप्रेस हो गई। सर ने फिर पुरानी बात पर आते हुए कहा, तुम पेपर चाहती हो? तो मैंने कहा कि जी सर। तो सर ने कहा, आपका मसला पेपर है या आयशा से ज्यादा नंबर? मैंने सर को कहा, मैं हर हाल में आयशा और जवेरिया से ज्यादा नंबर लेना चाहती हूँ। तो सर ने कहा, आपके नंबर उनसे कम ही होंगे, चाहिए आप किताब से देखकर भी लिख लो। अगर तुम ये चाहती हो कि आपके नंबर उनसे ज्यादा हो तो आपको भी वही करना होगा जो वो करती है। मैंने पूछा, वो क्या करती हैं? तो सर ने बिला झिझक कहा कि वो शादी के बाद वाले काम करवाती हैं। मैं तो इतनी वाजिया बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। मैंने सर को कहा कि सर मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं गलती पर हूँ। सर अपनी जगह से खड़े हो गए और मुझे कहा कि आपकी मर्जी है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप इस चक्कर में ना पड़ो, तुम अपने भाई का वेट करो, मैं बैठक खोल कर बैठता हूँ। सर जाने लगे तो मुझे महसूस हुआ कि सर नाराज हो गए हैं। मैंने उनको कहा, सॉरी सर। सर ने कोई जवाब न दिया और रूम से निकलने लगे तो मैंने अचानक सर का हाथ पकड़ लिया। सर ने मेरी तरफ देखा तो मैंने मुस्कुराते हुए सर की आंखों में देखा। सर ने अगले ही लम्हे मुझे झट से गले लगा लिया और वो सब कुछ कर लिया जो शादी के बाद होता है। मैं इस काम से अच्छी तरह वाकिफ थी और एक कजन को पसंद भी करती थी और हम दोनों को इस बात का पता भी था, लेकिन अमली तौर पर मैंने नहीं किया था। उसकी बड़ी वजह मौका ना मिलना थी। सर राशिद ने मुझे छोड़ा तो मैं मजीद परेशान हो गई। सर मेरे साथ ही बैठ गए और सॉरी करने लगे और फिर कहा, सना मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। थोड़ी देर कोशिश से उसने मुझे दोस्ती पर आमादा कर दिया। मैंने शर्त रखी कि मैं गंदा काम नहीं करूँगी, जिसका सर ने कहा कि मैं खुद ऐसे नहीं चाहता, बस प्यार करूँगा, जिस पर मैं राजी हो गई। भाई के आने में 20 मिनट बाकी थे। कुछ देर में मेरा भाई भी आ गया और मैं भाई के साथ घर आ गई। अगले दिन ये एकेडमी गई तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली है। सर राशिद ने एक दफा सामना हुआ तो मुझे थोड़ा दबा सा महसूस हुआ, जिससे सर को देखकर पहले का डर एहसास होता है, आज उसको देखकर तकब्बुर का एहसास हुआ। मेरा सर राशिद से अगली कोई बात नहीं हुई थी। मैं चाहती थी कि सर को कम से कम पेपर तो मुझे दे दे, लेकिन मुझे मौका न मिल सका और छुट्टी हो गई। शाम को अम्मी ने मुझसे पूछा कि आपकी फ्रेंड आज स्कूल आई थी? तो मैंने कहा नहीं अम्मी, वो अभी 3-4 दिन एकेडमी नहीं आएगी। अम्मी ने उसकी तबीयत का पूछा। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे कह रही थी कि तुम रोज आओ तो मैं जल्द ठीक हो जाऊंगी। ये बात मैंने मजाक में की थी, लेकिन अम्मी ने कहा कि चली जाना। मुझे ये पता था कि सर राशिद के तो घर वाले आज भी नहीं होंगे, तो मौके से फायदा उठाना चाहिए। फिर शाम 7 बजे मैं तैयार हो गई और भाई के साथ मैं सर के घर निकल पड़ी। मुझे डर भी था कि कहीं सर घर पर ना हो। तो फिर खैर जैसे ही हम पहुँचे तो गेट पर ताला नहीं था। भाई ने बेल दी और सर गेट पर आए। सर हमको देखकर बहुत खुश हुए। सर ने मुझे अंदर आने का बोला और भाई को कहा कि आप ठहरो, मैं बैठक खोलता हूँ। लेकिन भाई ने कहा कि नहीं सर, मैं 9 बजे आ जाऊंगा, और भाई चला गया। फिर वही कुछ हुआ, ये जवान लड़के और लड़की के दरमियान होता है। उसके बाद तो ये सिलसिला चल निकला। कुछ दिन बाद ही दूसरे सरों से ऐसा ही करना पड़ा। आजकल कॉलेज और एकेडमियों में ऐसा ही कुछ हो रहा है। बज़ाहिर हमें नजर नहीं आता, लेकिन होता ऐसा ही है। कब तक जवान लड़का और लड़कियां आमने सामने बैठकर एक दूसरे से बचेंगे? शैतान अपनी चाल चल जाता है और ऐसा कुछ ही हो जाता है। मोहतरम नाजरीन और सामाईन, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।